हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल आरजीवी आईटीआई में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग एनटीटी और बीएड से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में रेगुलर पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है क्या है, आज कल हमारा पेपर 4 समाप्त हो चुका था और आज से हमारा पेपर 5, ये पेपर 5 आज से स्टार्ट हो गया है। और पेपर 5 में जो हम लोगों को पढ़ना है वो है शिक्षा मनोविज्ञान, मतलब इसको इंग्लिश में कह सकते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। तो शिक्षा मनोविज्ञान में आज जो हमारा आज का पेपर, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ की परिभाषाएं और उसी से संबंधित तथ्यों के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, उसका क्या अर्थ है और उसकी क्या अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने उसको किस तरीके से परिभाषित किया है, उसकी क्या परिभाषाएं दी हैं, उसके विषय में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसके अर्थ पे चलते हैं। इसका क्या अर्थ है? अर्थ का क्या है कि शिक्षा तथा शिक्षण की समस्याओं का संबंध है ना, शिक्षा तथा शिक्षण की समस्याओं का संबंध रखने वाले मनोवैज्ञानिकों को है ना, रखने वाले मनोविज्ञान को शिक्षा तथा शिक्षण मतलब एजुकेशन और टीचिंग एंड एजुकेशन के समस्याओं का संबंध रखने वाले मनोविज्ञान को क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। सरल एवं सटीक भाषा में इसका यही अर्थ है, इसका यह परिभाषा है। लेकिन हमारे एक मनोवैज्ञानिक हैं ट्रो, ठीक है, ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान क्या है वो भी देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, इनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान जो है शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। क्या है शिक्षा मनोविज्ञान? तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। किसका अध्ययन? मनोवैज्ञानिक पक्षों का, ठीक है। फिर बहुत ही चर्चित एक मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो। इनका मानना है कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक व्यक्ति के सीखने की अनुभूतियों की व्याख्या है, ठीक है। ये हो गई परिभाषाएं, अर्थ एवं परिभाषाएं। इसके बाद क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा प्रक्रिया। शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा प्रक्रिया क्या है? एजुकेशन साइकोलॉजी एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, दोनों क्या है इसको एक बार थोड़ा समझते हैं। देखिए, अचेत मन का ज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षण प्रक्रिया समझिए, दोनों में संबंध किस तरीके का है उसको थोड़ा सा एक बार हम लोग देखते हैं। अचेत मन का ज्ञान, सपोज आप गए विद्यालय में, आप स्कूल में गए हैं, छोटा सा बच्चा है, आप उसको कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या है उसका अटेंशन आप पे नहीं, ध्यान कहीं और है। अटेंशन यहाँ बोर्ड पे होना चाहिए था, आप जो उसको बता रहे हैं उस पर उसका अटेंशन होना चाहिए था, उसका ध्यान यहाँ नहीं है। तो क्या है उसका मन बोर्ड को लेके क्या है? अचेत है ना, वो यहाँ के लिए प्रिपेयर नहीं है। तो उसके अचेत मन का ज्ञान आपको होना जरूरी है। आप इस बात को पहले समझिए, बच्चे का ध्यान है तो कहाँ, किधर है ध्यान, तभी तो आप उसको सही रूप में, पूर्ण रूप से आप उसको मोड़कर इधर क्लास में उसको मोटिवेट करके क्लास के लिए उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपको अचेत मन का ज्ञान होना चाहिए। तो अचेत मन का ज्ञान कैसे होगा? अगर आप मनोविज्ञान में एक्सपर्ट होंगे तभी तो आप साइकोलॉजी को समझ पाएंगे ना। आप अगर साइकोलॉजी में एक्सपर्ट ना सही, पर आपको अगर इसका ज्ञान होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान वास्तव में है क्या, एजुकेशन साइकोलॉजी, तभी आप उसके साइकोलॉजी को समझ पाएंगे और उसको क्या है शिक्षा प्रक्रिया के अंदर उस बच्चे को ला पाएंगे, एजुकेशन प्रोसेस में उसको आप शामिल कर। दूसरा क्या है? शिक्षण विधियों में सुधार, सहायता। शिक्षण विधियां, देखिए शिक्षण विधियों का क्या है ना कि बहुत ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जो हम विद्यालय में पढ़ाने के दौरान बहुत पुराने जमाने की विधियों का इस्तेमाल कर देते हैं। अब क्या है कि अब थोड़ा टाइम चेंज हो रहा है और बच्चे आधुनिक होते चले जा रहे हैं। तो इसमें क्या चाहिए हम लोगों को या शिक्षकों को भी क्या चाहिए? तो इसमें चाहिए ये कि हाँ, हम भी समय के साथ थोड़ा चेंज करें और आधुनिक विधियों का उपयोग करें। जो भी मॉडर्न प्रोसेस है, मॉडर्न मेथड्स हैं पढ़ाने का, हम उनका यूज करें। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ऑडियो वीडियो है ना, ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स। ऑडियो विजुअल मतलब क्या हुआ? दृश्य श्रव्य सामग्री। जैसे क्या एग्जाम्पल क्या है? ऐसे तो लग रहा है कि पता नहीं क्या है, लेकिन क्या है आजकल क्या है कि रिकॉर्डेड वीडियो फिल्म हो गया, आपका सॉन्ग्स हो गया, ये सब क्या, सब ऑडियो विजुअल इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ऑडियो विजुअल मतलब जिसको देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो इसके माध्यम से बच्चे क्या है आजकल बहुत ज्यादा सीखते हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। जैसे बच्चे को यदि कोई चीज सिखाना है तो उसको पोएम के माध्यम से या
किसी ऐसे राइम्स के माध्यम से, जो कि वीडियो में ऐसा क्लिप मिल जाता है हम लोगों को यूट्यूब पे, तो उन सब के माध्यम से बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। मापन एवं मूल्यांकन में सहायता। सोचिए, शिक्षा मनोविज्ञान मापन एवं मूल्यांकन। मापन का यहाँ अर्थ तो समझ में आता है कि मापन क्या है। मापन आप मोटा मतलब अगर आप मनोवैज्ञानिक लेवल पे, अगर आप साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर आप प्रिपेयर नहीं है, तो किसी बच्चे का क्या है, मापन एवं मूल्यांकन आप नहीं कर पाइएगा। क्यों नहीं कर पाइएगा? क्योंकि हम तो सिर्फ क्या है कि एग्जाम जो स्कूल में होता है, तो स्कूल में एग्जाम क्या है, सिर्फ एक आंकड़ा है, उसमें जो नंबर आता है सिर्फ एक आंकड़ा है। उस नंबर के आधार पर बच्चों की क्षमता को नहीं मापा जा सकता है, उसका मापन और मूल्यांकन ऐसे नहीं किया जा सकता है। बच्चे की कैरेक्टर, बच्चे का गतिविधि, बच्चे का शारीरिक क्षमता, हर मापन एवं मूल्यांकन में क्या है कि ये जो एग्जाम में जो मार्क्स होता है उससे ये बृहद रूप है, उससे ये बड़ा रूप है। मापन एवं मूल्यांकन, इसमें सारी चीज सम्मिलित होते हैं। चौथा है निर्देशन एवं मार्गदर्शन में सहायक। बच्चों को गाइड करने में, है ना, उनको गाइडेंस देने में, और क्या है कि सही डायरेक्शन दिखाने में क्या है कि ये शिक्षा मनोविज्ञान सहायक होता है। उसके बाद अनुशासन में सुधार। सोचिए, बच्चों में जब तक आप बच्चों के उसके मनोवैज्ञानिक स्तर को नहीं समझ पाइएगा, उसके अंदर की चेतना को नहीं समझ पाइएगा, तब तक आप उनमें अनुशासनात्मक सुधार नहीं ला सकते। अनुशासनात्मक सुधार के लिए आवश्यक है कि आप बच्चों से जुड़े, बच्चों की भावनाओं को समझे, बच्चों के मनोवैज्ञानिक स्तर को समझे, उनकी मानसिक स्थिति क्या है आप उसको समझे। उसके बाद ही आप उनमें अनुशासन, उससे आप अनुशासन संबंधित बातों को बता सकते हैं उसको, या फिर उनके अंदर आत्मानुशासन की जो विधि है या आत्मानुशासन की जो प्रक्रिया है उसको आप विकसित कर सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है। अध्यापक और छात्रों में मधुर संबंध। देखिए, अभी हमने बताया कि आपको बच्चों से जुड़े रहना चाहिए, तो अध्यापक और छात्रों में मधुर संबंध होना चाहिए। अगर आप बच्चों के साथ अगर आप नहीं जुड़ पाइएगा, अगर आप उनसे सही ढंग से बात नहीं कर पाए, तो बच्चे क्या आपसे थोड़ा अलग अलग रहने लगेंगे या आपसे डरे सहमे से रहने लगेंगे। तो क्या चाहिए, शिक्षक के साथ कभी भी छात्रों का जो है संबंध, वो डर का, भय का, या ऐसा नहीं है कि कुंठित भावना उनमें उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए, है ना। आप उनके साथ इंटरेक्ट करते रहिए, आप उनके साथ लगाव रखिए, आप उनसे बातचीत रखिए, करिए, और मधुर संबंध उनसे बनाए रखिए, ताकि बच्चे को अगर किसी तरीके की समस्या हो, किसी तरीके की परेशानी हो, विषय वस्तु संबंधित कोई भी समस्या हो, आपसे वो खुल के पूछ सके और समझ सके। उसके बाद क्या है, सीखने में सहायक। देखिए, अगर शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षण का प्रक्रिया है, इसमें क्या है कि एजुकेशन साइकोलॉजी का बड़ा रोल है। बच्चा कैसे सीखेगा आप कैसे पता कर सकते हैं, आप उसके साइकोलॉजिकल लेवल को पता कर सकते हैं साइकोलॉजी के अध्ययन के द्वारा ही ना। तो देखिए, साइकोलॉजी का कितना इंपॉर्टेंस है शिक्षण प्रक्रिया में, कि इसके बिना शिक्षण का कार्य जो है विद्यालयों में अधूरा ही माना जाएगा। ठीक है, पहले बच्चे का एनालिसिस करेंगे, उसका पता लगाएंगे कि बच्चे कैसे सीख सकते हैं, बच्चे कैसे किन चीजों को आसानी से समझ सकते हैं, किस माध्यम से समझ सकते हैं, तभी उसको हम लोग कोई नई चीजें सिखा सकते हैं, नए ज्ञान को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ा जा सकता है। तो ये सीखने में सहायक। व्यक्ति अंतरों का ज्ञान। देखिए, व्यक्ति में क्या होता है कि अगर एक बच्चा जिस माइंडसेट के साथ है, जिस साइकोलॉजी के साथ है, दूसरा बच्चा उससे थोड़ा अलग मत उसका होता है, वो अलग साइकोलॉजी के साथ वो रहता है ना। दो व्यक्ति कभी भी एक समान नहीं सोचता है, तो अलग अलग तरीके। तो क्या चाहिए कि उनके बीच जो अंतर है ना, अलग अलग बच्चा है, उनमें अलग अलग तरीके की उनकी मानसिक स्थिति है, के मनोवैज्ञानिक स्तर अलग अलग होते हैं, तो उनके अंतरों का ज्ञान आपको होना चाहिए। तभी क्या है, आप शिक्षा प्रक्रिया में आप उसको शामिल कर सकते हैं सही ढंग से। चलिए, नेक्स्ट है इसमें शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप या प्रकृति। अब शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसको थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। क्या है, यह विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है कि विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य ये नहीं है कि आप विद्यालय से बाहर आप क्या कर रहे हैं उसका अध्ययन करें। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या कार्य है कि आप विद्यालय में हैं, आप शिक्षण पठन पाठन के दौरान, है ना, शिक्षण के दौरान आपका व्यवहार कैसा है, आप कैसा प्रत्युत्तर देते हैं, अगर शिक्षक आपसे किसी तरीके का सवाल पूछते हैं आप कैसा उसका जवाब दे पाते हैं, आप क्लास में कितना अटेंशन के साथ होते हैं। तो इसका अध्ययन करना क्या किसका काम है, ये काम है शिक्षा मनोविज्ञान का, नेचर ऑफ सॉरी साइकोलॉजी का, एंड एजुकेशन साइकोलॉजी का ये कार्य है।
दूसरा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। देखिए सार्वभौमिक शिक्षा मनोविज्ञान में जो भी थ्योरीज लगता है, जो भी सिद्धांत लगता है, वो क्या होता है, वो सार्वभौमिक तो होता है। सार्वभौमिक का मतलब यूनिवर्सल बोल सकते हैं इसको, मतलब हर जगह आपका आपके लाइफ में वो चीज अप्लाई होता है, अलग के लाइफ में हर जगह उसको अप्लाई किया जा सकता है, वो सार्वभौमिक होता है। थर्ड है, यह बालकों के भावी विकास के बारे में भविष्यवाणी कर सकता है। सोचिए शिक्षा मनोविज्ञान का रोल कितना बढ़ गया कि भविष्यवाणी भी वो कर सकता है। ये बालकों के भावी विकास के बारे में, मतलब फ्यूचर में वो किस तरीके से वो डेवलप करेगा, किस तरीके की उसकी डेवलपमेंट होगी, वो कैसे अपना विकास करेगा, उसका क्या लेवल होगा। टीचर्स को बच्चे में ही अधिकतर, वो जब छोटा बच्चा होता है उनके गार्जियंस को वो बता देते हैं कि बच्चा भाई बड़ा टैलेंटेड है, आप इसको ना जरा ध्यान दीजिएगा, कहीं भी रखिए लेकिन इसको बिल्कुल ध्यान से रखिए और जो भी ये कहे उसको पूरा करिए। इस तरीके का गाइडेंस अक्सर टीचर्स दे देते हैं गार्जियंस को कि बच्चा भाई आपका टैलेंटेड है, वो बचपन में ही उसकी भविष्यवाणी कर देते हैं। और जो उदंड होता है उसके बारे में भी बता देते हैं कि भाई बच्चा आपका बहुत उदंड है, अभी से इसको कंट्रोल कर लीजिए, वरना आगे जाकर क्या है कि पता नहीं क्या बनेगा। कि बोलना नहीं होता है, गलत शब्दों का यूज नहीं कर सकते गार्जियंस के सामने कि आपका बच्चा क्या बनेगा गलत सेंस में, तो इसलिए सीधा बोल दिया जाता है पता नहीं क्या बनेगा, है ना। तो उसके बाद क्या है, इसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। देखिए व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति है तो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा क्या है, उसके व्यवहार का, छात्रों के व्यवहार का अध्ययन भी तो किया जाता है ना, उसका कैसा बिहेवियर है, कैसे उसको सही करना है, गलत बिहेव के साथ है, सही है, कैरेक्टर कैसा है, इन सब चीजों का भी अध्ययन करके, यानी कि इन सब चीजों के ऊपर भी टीचर्स क्या है कि गौर करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसके पश्चात उसको सही गाइडेंस देते हैं। लास्ट है, यह एक व्यवहारात्मक विधायक विज्ञान माना जाता है। व्यवहारात्मक विधायक विज्ञान का क्या मतलब है, व्यवहारात्मक विधायक विज्ञान, इसका मतलब हुआ, विधायक मतलब यहाँ विधि से है ना, मेथड से है। तो क्या है कि साइकोलॉजी, आप कैसे किसी के साइकोलॉजी को समझ सकते हो, उसके मानसिक स्तर को कैसे समझ सकते हो, उसके व्यवहारों के माध्यम से ही तो समझ सकते हैं ना। उसका जो भी व्यवहार होगा, उसका जैसा भी बिहेवियर होगा बच्चे का आपके साथ, आप कुछ उससे प्रश्न पूछिएगा, वो क्या जवाब देता है, किस तरीके से जवाब देता है, आप उसको कुछ करने के लिए बोलिए, उसका क्या एक्टिविटी है ना, अन्य बालकों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ उसका कैसा व्यवहार है, इन सब गतिविधियों को देखने के बाद, सारी क्रियाओं को देखने के बाद हम समझ सकते हैं कि बालक का मानसिक स्तर क्या है, मनोवैज्ञानिक स्तर क्या है। तो इसी के माध्यम, तो ये पूर्ण रूप से क्या होता है, विज्ञान, है ना, व्यवहारात्मक विधायक विज्ञान इसको कह सकते हैं। किसको कह सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान को। चलिए यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। आखिर शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या क्या है, वो किन किन क्षेत्रों में शिक्षा मनोविज्ञान को हम अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी को कहाँ कहाँ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसको देखते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले क्या है कि विकास की अवस्थाओं का अध्ययन, है ना, बालक के विकास की अवस्थाएं क्या क्या है, के अध्ययन में हम लोग क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग कर सकते हैं और करते भी हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में हम लोग मनोविज्ञान में ही तो पढ़े हैं ना कि बालक का क्या 0 से 2 साल, 2 से 5 साल, 7 साल, 7 से 11 साल, 11 से 18 साल एडोलसेंस वगैरह, है ना। ये क्या है, अब विकास की अवस्थाओं का अध्ययन हम लोगों ने किया। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है विकास की अवस्थाओं के बारे में, हमने चाइल्ड साइकोलॉजी में इस चीज को पढ़ाया है, विकास की अवस्थाएं, ठीक है, वो पीछे की वीडियो जाके देख सकते हैं। तो विकास की अवस्थाओं का अध्ययन किस में मिलेगा, शिक्षा मनोविज्ञान में ही मिलेगा। फिर है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या का क्या मतलब है कि देखिए बच्चा क्या है कि हमने अभी बताया कि अगर दो बच्चा है तो दोनों का मनोवैज्ञानिक स्तर अलग होगा, दोनों का व्यवहार अलग होगा, दोनों का सोचने का तरीका अलग होगा, सब कुछ अलग होता है, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत विभिन्नता उनमें पाई जाती है। अब ये समस्या अगर जहां आ गया तो उनको कैसे, अब सोचे क्लास में 20 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, अब 25 बच्चे 25 तरह के सोच वाले हैं, है ना। हर किसी का सोच एक दूसरे से नहीं मैच करेगा, कहीं ना कहीं वो अलग होता है। तो वैसे में 25 बच्चों को एक साथ मैनेज करके उनको पढ़ाना कैसे संभव है, तो ये बिना साइकोलॉजी के संभव नहीं हो पाएगा, है ना। मनोविज्ञान का स्तर पे आपको ट्रेंड होना चाहिए, आपको इन चीजों को नॉलेज होना चाहिए कि हाँ आप किस तरीके से उन 25 बच्चों को आप एक साथ मैनेज करके एक साथ यहाँ पे उनको कंसंट्रेट करवा सके, आप उनको नई चीजों को बता सके और क्लास में शांति बनाए रखें। के लिए जरूरी है क्या कि शिक्षा मनोविज्ञान में हम लोगों को दक्ष होना चाहिए। उसके बाद है व्यक्तित्व का अध्ययन। अब देखिए किसी व्यक्ति के बारे में समझने के लिए भाई उसका मनोवैज्ञानिक स्तर को समझना जरूरी है, ये तो सीधी सी बात है, हर कोई ये आप लोग भी समझते होंगे। तो
जब तक किसी व्यक्ति के साइकोलॉजी को आप नहीं समझ सकते, आप उसकी पर्सनैलिटी के बारे में आप डिफाइन नहीं कर। अगर आप किसी भी व्यक्ति की हरकतों को समझते हैं, उसकी गतिविधियों को समझते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है ना। हालांकि ऐसे शब्दों का प्रयोग कुल शिक्षण कार्य में नहीं करना चाहिए, लेकिन चलिए समझाने के लिए उपयुक्त है, कर लिए। फिर है निर्देशन तथा परामर्श। निर्देशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, आप जब तक क्या है कि आप जब तक साइकोलॉजी के बारे में नहीं समझेंगे सही ढंग से, तब तक आप किसी को गाइडेंस नहीं कर सकते, है ना। तो इसके क्षेत्र में, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में गाइडेंस और काउंसलिंग का भी रोल होता है। इस क्षेत्र में भी शिक्षा मनोविज्ञान कार्य करता है। व्यवहार का अध्ययन जो होता है, व्यवहार का अध्ययन अभी अभी हमने बताया, पीछे का यही चल रहा था, है ना। व्यवहार का अध्ययन, किसी व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन के लिए क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। अध्यापक का मूल्यांकन। अब सोचिए, अध्यापक का भी अगर मूल्यांकन करना है, अध्यापक किस लेवल का है, नहीं है, टीचर्स अच्छा है नहीं है, उसकी मनोवृत्ति कैसी है, मानसिक स्थिति कैसी है, क्या वो बच्चों को पढ़ाने में सक्षम है, क्या वो बच्चों को मनोवैज्ञानिक तौर पे समझता है या मानसिक तौर पे उसको समझता है, या ये बच्चों को मानसिकता को अगर नहीं समझेगा तो टीचर फिर वो पढ़ाएगा कैसे। इन सभी चीजों का मूल्यांकन करने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, ये भी क्षेत्र है किसका, शिक्षा मनोविज्ञान का। उसके बाद है सीखने की परिस्थितियां। अब कोई भी बच्चा कितना सीख पा रहा है, किस सिचुएशन में सीख पा रहा है, उस सिचुएशन को क्रिएट करना कैसे करेंगे, जब तक कि आप नहीं समझेगा कि बच्चे किन परिस्थितियों में अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं, बच्चे किन परिस्थितियों में ज्यादा सीखते हैं, और ये जानने का तरीका सिर्फ एक ही है, क्या है, साइकोलॉजी। अगर आप साइकोलॉजी, आप बच्चे के, अगर आप मानसिक स्तर को, मनोवैज्ञानिक स्तर को, उनके साइकोलॉजी को समझते हैं, तो आप ऐसी परिस्थितियां आप क्लासरूम में आप उत्पन्न कर सकते हैं। तो सीखने की परिस्थितियां जो होती है, क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का अहम रोल है। समायोजन। देखिए, समायोजन तो ऐसा ये शब्द हो गया है खासकर साइकोलॉजी में, कि चाहे आप किसी भी चीज का साइकोलॉजी पढ़िए, लेकिन समायोजन का अपना ही एक स्थान है। चाहे जिस चीज का भी साइकोलॉजी पढ़िए, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़िए, एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़िए, या सोसाइटी का साइकोलॉजी पढ़िए, जिस चीज का आप साइकोलॉजी पढ़िए, समायोजन, एडजस्टमेंट आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा, और ये मनोविज्ञान के बिना ये संभव नहीं है। समायोजन के लिए भी आपको मनोवैज्ञानिक स्तर पे तैयार रहना पड़ता है। तो चलिए, ये शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ी कुछ बातें थी, महत्वपूर्ण बातें, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को सही ढंग से देखे होंगे और सही ढंग से समझे होंगे। तो अगर ये चीजें समझ में आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।